हेलो एवरीवन। आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 12 तक सभी कुछ कर लिया होगा। और अगर उसमें कुछ डाउट है तो आप मुझसे जल्दी से पूछ लें और अपनी कॉपी हर रोज़ कंप्लीट करते रहें। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम ये वाला एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन 13 फ्रॉम पेज नंबर 82। इफ़ f of x equals matrix of cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, show that f of x into f of y equals f of x plus y। आप देख रहे हैं f of x एक मैट्रिक्स है और ये x का फंक्शन है। इसके अंदर अगर हम हर एक x को y से रिप्लेस कर देंगे तो दूसरा फंक्शन बन जाएगा f of y। तो एफ ऑफ वाई के अंदर आपको मिलेगा कॉस वाई माइनस साइन वाई ज़ीरो, साइन वाई कॉस वाई ज़ीरो 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 वन। ये दोनों फंक्शंस को आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में एक सिंगल मैट्रिक्स बनना चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई भी आप यहीं पर सोच सकते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लाने के लिए हर एक एक्स को यहाँ पर हर एक एक्स को आपको एक्स प्लस वाई से रिप्लेस करना होगा। यानी अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू सोचूं तो ये बनेगा f of x plus y equal to cos of x plus y minus sin of x plus y 0 sin of x plus y cos of x plus y 0 0 0 1। तो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू थर्ड मैट्रिक्स, यही हमको शो करना है। जस्ट फंक्शन का ध्यान रखना है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज हमको यूज कर लेना है। तो प्रूफ के अंदर आ जाते हैं। यूजिंग वन वी हैव लेफ्ट हैंड साइड। इक्वेशन नंबर वन को यूज़ कर लें, यानी एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू गिवन है इसको यूज़ कर लें तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाती है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स के लिए यही वाला मैट्रिक्स पूरा लिख लेते हैं और एफ ऑफ वाई के लिए यहाँ पर सेम मैट्रिक्स लिखेंगे, लेकिन हर एक एक्स की जगह पर हमने वाई लिख लिया है। इस तरह से हमारे पास दो मैट्रिसेस बने, दोनों का ऑर्डर 3x3 है। ये कॉमन वाला 3 ड्रॉप हो जाएगा और प्रोडक्ट का ऑर्डर बनेगा 3x3 और इस 3x3 को हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिख लेते हैं तो इस तरह से बन जाएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने पिछले लेक्चर में देखा था, वही वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर यूज़ करके हम ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। A11 यानी फर्स्ट रो ऑफ दिस एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस। मैं एक बार और आपको हाईलाइट करके रिवाइज करवा देता हूँ। जब मुझे A11 चाहिए तो दोनों नंबर्स को देखना है, 1 and 1। फर्स्ट नंबर जो होता है वो फर्स्ट रो बोलेगा और सेकंड नंबर सेकंड कॉलम बोलेगा। रो हमेशा आपको फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर से उठाना है और कॉलम आपको हमेशा सेकंड मैट्रिक्स के अंदर से उठाना है। तो A11 लाने के लिए आपको फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करके प्रेस करके यहाँ पर लिख लेना है। तो क्या बना, cos x इंटू कॉस वाई मैंने यहाँ पर लिखा है, प्लस माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, प्लस माइनस करके माइनस बन गए, माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो। इस तरह से मुझे A11 मिला। उसी टाइप से अगर A12 चाहिए तो A12 के लिए भी हम सेम प्रोसीजर ले सकते हैं और सेम प्रोसीजर लेकर के अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज़ करके आपको शो करने की कोशिश करूँ तो A12 के लिए मुझे वापस से फर्स्ट रो लेना है लेकिन सेकंड कॉलम लेना है। तो रो तो फिर वही वाला ले लेना है मुझे, फर्स्ट रो और अब के बाद सेकंड कॉलम लेना है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को लेकर के मुझे यहाँ पर लिख लेना है। cos x इंटू माइनस साइन वाई माइनस cos x साइन वाई बनेगा, माइनस साइन x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x कॉस वाई बनेगा, ज़ीरो इंटू ज़ीरो वापस से ज़ीरो बनेगा। इसी टाइप से A13 के लिए आपको फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे यहाँ पर। A21 के लिए सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम यहाँ पर आ जाएगा। A22 के लिए सेकंड रो विथ सेकंड कॉलम विल कम हियर। A23 इज सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। A31 के लिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर लिखने का है, थर्ड रो सेकंड कॉलम यहाँ पर लिखेंगे एंड A33 के लिए लास्ट में थर्ड रो थर्ड कॉलम यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह से आप ये मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेंगे और मल्टीप्लिकेशन फाइंड करने के बाद में सिर्फ इन चीज़ों को आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, ज़ीरो तो प्लस हो गया इनमें, ये एक्सप्रेशन बनेगा। यहाँ से आपको एक आइडेंटिटी याद आ रही होगी, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी।
यहाँ पर देखें तो ऐसी तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं है जिसमें दोनों नेगेटिव हो। आप माइनस कॉमन ले लीजिए, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, एक आइडेंटिटी फिर बन जाएगी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उसी टाइप से बाकी के एक्सप्रेशंस भी हम लिख लेते हैं, और जो आइडेंटिटीज बनी थी उनको यूज़ कर लेंगे। कॉस ऑफ ए प्लस बी की एक आइडेंटिटी हमने यूज़ कर लिया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस एक्स प्लस वाई आ गए। यहाँ पर हमने साइन ऑफ ए प्लस बी की आइडेंटिटी यूज़ करी है, यहाँ पर फिर हमने साइन ऑफ ए प्लस बी यूज़ किया है, यहाँ पर हमने कॉस ऑफ ए प्लस बी यूज़ किया है। अगर ये आइडेंटिटीज़ आप में से कोई लोग भूल गए हों तो प्लीज़ उनको एक बार और रिवाइज कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में भी काम आएगी और इसके आगे वाले भी बहुत सारे चैप्टर्स में, लगभग हर चैप्टर में काम आएगी। और इस चीज़ को अगर आप देखें तो आप वापस पीछे जा करके एफ ऑफ एक्स से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई मिला है, माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई मिला है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई मिला है, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई मिला है, बाकी वैसे ही मिला है। यानी कि जो मैट्रिक्स आपको यहाँ पर मिला है वो बन जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ये आपके राइट हैंड साइड आ गई। यही वाला प्रोसीजर लेकर के कुछ क्वेश्चंस आज अपने होमवर्क में कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 होमवर्क में करेंगे पेज नंबर 82 से, एग्जाम्पल नंबर 16 करेंगे पेज 77 से, एंड एग्जाम्पल नंबर 16 करेंगे पेज 77 से। इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन इग्नोर नहीं करना है, इनको होमवर्क में ज़रूर से कर लेना है। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 फ्रॉम पेज नंबर 82। If A equal to this matrix, prove a cube minus 6a square plus 7a plus 2i equal to O. O means zero matrix जिसका हर एक एलिमेंट जीरो होगा, एंड दिस I means आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने देखी है डेफिनेशंस वाले वीडियो में, और मैं आपको एक बार फिर यहाँ पर याद दिला दूँ कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा इसका ऑर्डर वही होगा जो कि बाकी के मैट्रिसेस का है, क्योंकि ए का ऑर्डर यहाँ पर मेरे पास 3x3 है, इसलिए इसके साथ में ए स्क्वायर भी 3x3 होगा, ए क्यूब भी 3x3 होगा, इसलिए ये जो आइडेंटिटी है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी मुझे आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 3 लेना होगा। और आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 3 लूँ तो मैट्रिक्स, जैसे कि हमने फार्मूले वाले वीडियो में देखा है, आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आई का मीनिंग सब लोग यहाँ समझ करके चलेंगे, याद रखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, और वो सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये वाला होगा यहाँ पर ऑर्डर 3 के लिए। तो ये चीज़ें माइंड में रखकर हम अगले स्टेप पर जाते हैं। अगर मुझे आई चाहिए, आई की वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी पता है डेफिनेशन से, ए की वैल्यू भी मेरे पास में है, ऑलरेडी गिवन है। ए स्क्वायर फाइंड करना है और ए क्यूब फाइंड करना है। ए स्क्वायर एंड ए क्यूब के लिए हम स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वायर विल बी डेफिनेटली ए मल्टीप्लाइड बाय ए, तो मैंने ए की वैल्यू लिखी है, उसके साथ में ए की वैल्यू एक बार और लिख दी है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है। मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस वही है जो हम अभी तक हमेशा कर रहे थे। मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों का ऑर्डर 3x3 है, तो आंसर भी 3x3 ऑर्डर का होगा, और उस 3x3 में जो फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा वो मुझे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की हेल्प से मिलेगा। तो अब थोड़ा डायरेक्ट करने का कोशिश करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को। 1 इंटू 1 इज़ 1, वो 1 मैंने लिख दिया है। 0 इंटू 0 इज़ 0, मैंने लिख दिया है। 2 इंटू 2 इज़ 4, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो 1 प्लस 0 प्लस 4, दैट इज़ कमिंग थ्रू दिस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसी टाइप से जब मैं सेकंड एलिमेंट के लिए जाऊंगा तो मुझे लेना चाहिए, सेकंड एलिमेंट का एड्रेस होता है A12 यहाँ पर, तो मुझे लेना चाहिए ऑफ कोर्स सेम फर्स्ट रो बट सेकंड कॉलम। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे तो 1 इंटू 0 करके मुझे एक ज़ीरो मिला है, उसके बाद में 0 इंटू 2 करके दूसरा ज़ीरो मिलेगा, 2 इंटू 0 करके अगला ज़ीरो मिलेगा। इसी टाइप से अगले एलिमेंट के लिए आपने फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम लेना है। A21 के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे, A22 के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम लेंगे, A23 के लिए सेकंड रो थर्ड कॉलम लेंगे। सेम प्रोसीजर ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हुए सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं और फिर इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस 0 प्लस 4 गिविंग यू 5, सेम वे 0 8, ऐसा करके मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई।
जब ए स्क्वायर मुझे मिल गया तो मैं ए क्यूब फाइंड कर देता हूँ, क्योंकि ए स्क्वायर के बाद मुझे ए क्यूब की ज़रूरत पड़ने वाली है। ए क्यूब इज़ ए स्क्वायर इंटू ए। ऑफकोर्स आप ए इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में देखा था। यहाँ पर आपको फ्रीडम है। ए स्क्वायर को मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर वही वाली मेथड होगी। दोनों का ऑर्डर 3x3 है, तो मेरा आंसर भी 3x3 ऑर्डर का मिल रहा है। और वही वाला प्रोसेस आप सबने याद रख लेना है। फर्स्ट एलिमेंट के लिए मुझे फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम लेना है, वो वाला आंसर यहाँ पर मिलता है। A12 के लिए मुझे फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम लेना है, जो यहाँ पर मिलेगा। और इस टाइप से बाकी सारे एलिमेंट्स हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन से लिखते चले जाएंगे। तो लास्ट में आपको ए क्यूब के लिए ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। अब यूजिंग 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1 से मैं ए की वैल्यू उठा लूँगा, 2 से ए स्क्वायर लूँगा, इक्वेशन 3 से मैं ए क्यूब की वैल्यू लूँगा। और ये सारी वैल्यूज़ को हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर लेते हैं। ए क्यूब का वैल्यू लिख दीजिए, 6 ए स्क्वायर है, तो मैंने क्या करा, जो ए स्क्वायर की वैल्यू थी मेरे पास में इक्वेशन नंबर 2 में, इसको सीधा मैंने 6 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, 0 6 8 48, इस टाइप से ये वैल्यूज़ मैंने लिख दी है। ए स्क्वायर की वैल्यूज़ को माइनस करने के बाद ए स्क्वायर की वैल्यूज़ को 6 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। इसी तरह से यहाँ पर +7a है, तो मैंने क्या किया, जो a की वैल्यू थी उसको 7 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट यहाँ पर लिखा है। फिर ये 2i है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर i का मतलब i3 होगा, क्योंकि a का ऑर्डर 3x3 है और i3 की वैल्यू ये होती है, तो मैंने फिर वहाँ पर i3 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिख लिया है। 2i है, तो जो i की वैल्यू थी 100 वगैरह, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 200 020 002। इस तरह से ए क्यूब के लिए एक मैट्रिक्स है 6a स्क्वायर वाला, एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स 7a वाला है और एक 2i वाला है। इन सभी को इनके साइन माइनस या प्लस के हिसाब से कंबाइन कर लेते हैं, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर 21 था, 21 के बाद माइनस लेना है, फिर 30 लेना है, फिर प्लस लेना है, फिर 7 लेना है, फिर प्लस लेना है, फिर 2 लेना है। ये सारा ले लेते हैं तो आपको ये वाला वैल्यू मिल जाता है, 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2। इसी टाइप से जब आप सारे सेकंड एलिमेंट्स को लेंगे तो आपको सेकंड प्लेस की वैल्यू मिल जाएगी, थर्ड एलिमेंट्स को लेंगे तो थर्ड प्लेस की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ आपको मिलती चली जाएंगी और आपको LHS की फाइनल वैल्यू आप देखेंगे तो एक ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स आता है, बट उसके अंदर सारे ज़ीरोज़ आ जाते हैं, दैट इज़ O ज़ीरो मैट्रिक्स, और वो आपका RHS के इक्वल हो जाता है। इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, ध्यान रखेंगे। और इससे थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम पेज नंबर 82। If A equal to this matrix and I equal to this matrix, find K so that A square equals KA minus 2I। यहाँ पर मुझे K एक अननोन क्वांटिटी है और वो K को फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन का यूज़ करना है। आप देखेंगे ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, लेफ्ट में एक मैट्रिक्स है और राइट में डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस है। जब मैं इस मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दूंगा, इसकी वैल्यू लिख दूंगा, उसको माइनस कर लूंगा तो इधर भी एक मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये दोनों मैट्रिक्सेस को इक्वल करके मुझे K की वैल्यू निकालना होगी। ऐसा हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन किया था, एक बार उसको रिवाइज कर लें तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैट्रिसेस की इक्वलिटी से हम अननोन कैसे फाइंड करते हैं। पहला चीज़ मुझे ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, तो मैंने ए की वैल्यू लिखी, वापस से ए की वैल्यू लिखी और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। चाहे तो मैं एक बार और आपको प्रोसेस बता दूं, फर्स्ट एलिमेंट A11 जो यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट होता है उसके लिए मुझे फर्स्ट रो इधर से उठाना होता है, फर्स्ट कॉलम इधर से उठाना होता है, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है। 3 3 9, उसके बाद में प्लस माइनस माइनस, 2 4 8, 9 माइनस 8। इसी टाइप से फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सारा करके आप ए स्क्वायर की फाइनल वैल्यू ले लेंगे। और जब ए स्क्वायर मिला तो आप इक्वेशन 1 के अंदर सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 बन जाती है, लेफ्ट में तो ए स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, राइट में मैंने के ए की वैल्यू लिखना है। ये जो ए की वैल्यू है इसको मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया, हर एक एलिमेंट के से मल्टीप्लाई होगा। ये मेरी के ए की वैल्यू हुई और एक 2i। आई क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, मुझे इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। आई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई हो सकती है, जैसे यहाँ पर दी है, या वो नहीं भी दे सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16 प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं दी थी। नहीं भी दी है तो यह एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको वैल्यू आती है, इसलिए आपको खुद से लिखना है। ओके, ये इक्वेशन को हमको सॉल्व करना था। राइट साइड में डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस से इन दोनों को मैं इक्वल कर लेता हूँ।
और इनको माइनस करके दोनों मैट्रिसेस अगर इक्वल होंगे तो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस की डेफिनेशन हम यूज़ करेंगे। और इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस की डेफिनेशन बोलती है कि टू मैट्रिसेस आर कॉल्ड इक्वल इफ़ ऑल देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। हर एक एलिमेंट को उसके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको फोर इक्वेशंस बनेगी। वन इक्वल्स थ्री के माइनस टू, माइनस टू इक्वल टू माइनस टू के, माइनस टू इक्वल टू माइनस टू के यहाँ पे लिखा मैंने, फिर फोर इक्वल टू फोर के, एंड माइनस फोर इक्वल टू माइनस टू के माइनस टू। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ पेज 65 किया था, 14 ऑफ पेज 132 किया था, सारी इक्वेशंस हमको यूज़ जरूर करनी होगी। हमने क्या किया कि जो सबसे सिंपल इक्वेशन थी उससे के की वैल्यू फाइंड कर ली, इक्वेशन नंबर 3 से के की वैल्यू फाइंड कर लिए, और इसको चेक करेंगे कि क्या ये इक्वेशन नंबर 1 2 4 सबको सेटिस्फाई करता है। आप चेक करेंगे के इक्वल टू 1 पुट करके 1 इक्वल टू 3 माइनस टू करेक्ट है, यहाँ पर भी पुट करेंगे तो माइनस टू इक्वल टू माइनस टू करेक्ट है, यहाँ पर पुट करेंगे तब भी करेक्ट है। इसका मतलब है कि के इक्वल टू 1 बाकी के थ्री इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करता है। क्योंकि ये सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो के इक्वल टू 1 हमारा आंसर हुआ। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो वैल्यू मिलती है वो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे। अगर ये किसी एक इक्वेशन को भी सेटिस्फाई ना करे तो हमको कहना पड़ेगा कि देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ के, जैसा कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन में किया था। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है उन्होंने। 4 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, 6 मार्क्स के लिए भी पूछा है, तो इसको बहुत ध्यान दे करके समझने का कोशिश करना है। इफ A equal to this matrix and I is the identity matrix of order 2, show that, ये वाला चीज हमको शो करना है। क्या शो करना है? I प्लस A इक्वल्स I माइनस A मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट। ये ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा है नेचुरली ये एक मैट्रिक्स है। I प्लस A भी तो एक मैट्रिक्स होगा। I फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, A फॉर मैट्रिक्स, तो लेफ्ट में एक मैट्रिक्स है, राइट में एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय अनदर मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी हमको शो करना है। शो करना है तो नेचुरली हमको एल एच एस इक्वल टू आर एच एस लाना होगा। और यहाँ पर हम कुछ ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। इस टाइप का बबल बना करके मैं जब भी कुछ लिखूंगा तो आप समझिएगा कि ये हमारा सोचने के लिए है। इसको अभी तो आप क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे, बट एग्जाम में या टेस्ट में कभी भी ये चीज़ लिखना नहीं है। ये आपको सिर्फ अपने दिमाग में सोचने के लिए है कि थिंकिंग पैटर्न अपने माइंड में कैसे स्टार्ट करना है। तो हम देखते हैं कि हियर लेफ्ट हैंड साइड विल हैव 10 अल्फा बाई 2 ओनली। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आई होगा। आई की वैल्यू आप लोगों को याद आ रही होगी, नहीं आ रही है तो मैं एक बार और लिख देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर जो आई है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ऑर्डर 2 वाला। तो ये जो आई है हमारा, ये एक्चुअली आई 2 होगा, आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 2। और आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 2 होता है 1 0 0 1। तो ये आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए वापस से कि जब मैं यहाँ पर आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ तो आइडेंटिटी का ऑर्डर वही होगा जो कि दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है। इसका एक ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो आइडेंटिटी का भी 2 क्रॉस 2 होगा। यहाँ पर तो इन्होंने लिखा है क्वेश्चन में कि आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। वो आई के बारे में कुछ नहीं भी लिख सकते हैं एग्जाम में, आपको समझ आना चाहिए। ओके, तो आइडेंटिटी जो है हमारा 1001 हुआ। 1001 में जब ए को मैं प्लस करूंगा तो कुल मिला करके वो एक एक्सप्रेशन आएगा 10 अल्फा बाई 2 ओनली में। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो सिर्फ 10 अल्फा बाई 2 पर डिपेंड करेगी। एल एच एस विल हैव 10 अल्फा बाई 2 ओनली। तो आर एच एस में भी हमको कुछ ऐसा कर लेना चाहिए कि सिर्फ 10 अल्फा बाई 2 आए। आप देखेंगे आई माइनस ए में तो 10 अल्फा बाई 2 आएगा, बट यहाँ पर तो ना अल्फा बाई 2 है ना तो 10 है। तो ये जो साइन अल्फा कॉस अल्फा है इनको भी हमें 10 अल्फा बाई 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि ये राइट हैंड साइड लेफ्ट के इक्वल बन पाए। तो ये हमको सोच लेना है। टू गेट आर एच एस आल्सो इन 10 अल्फा बाई 2 ओनली, आर एच एस भी मुझे सिर्फ 10 अल्फा बाई 2 में लाने की इच्छा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा को 10 अल्फा बाई 2 में कन्वर्ट करना है। और इसके लिए क्लास 11 में दो फार्मूलाज आपने देखे थे। साइन 2a इन टर्म्स ऑफ 10a, साइन 2a इक्वल्स 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a, एंड cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। इन दोनों फार्मूलाज में आप 2a इक्वल टू अल्फा ले लेना है क्योंकि आपको तो cos अल्फा चाहिए और sin अल्फा चाहिए। तो 2a इक्वल टू
अल्फ़ा ले लेना है। जैसे ही आप 2a इक्वल टू अल्फ़ा लेंगे a की वैल्यू बन जाएगी अल्फ़ा बाई टू। तो लेफ्ट में तो आपको साइन अल्फ़ा मिलेगा, राइट में 2 tan अल्फ़ा बाई टू 1 + tan² अल्फ़ा बाई टू मिलेगा। इसी तरह से कॉस अल्फ़ा मिलेगा। ये सारा चीज़ अपन पहले ही सोच करके अपना माइंड में क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद में क्योंकि बार बार आपको टेन अल्फ़ा बाई टू टेन अल्फ़ा बाई टू लिखना पड़ेगा, हमने समझ लिया ना कि एलएचएस में भी टेन अल्फ़ा बाई टू बार बार आने वाला है, आरएचएस में भी बार बार आने वाला है। तो क्योंकि टेन अल्फ़ा बाई टू बार बार आने वाला है, उसको भी मैं शॉर्ट में सिर्फ टी लिख लेता हूँ ताकि लिखना मुझे कम पड़े, टाइम कम लगे, क्लैरिटी ज़्यादा हो। टेन अल्फ़ा बाई टू इक्वल टू टी सपोज कर लेते हैं, तब फ्रॉम वन ए बन जाता है। इक्वेशन नंबर वन में ए लिखा था, इस ए के अंदर मैं टेन अल्फ़ा बाई टू इक्वल टू टी ले लूँ तो मेरा ए बन जाएगा 0 - टी 0। और इसके बाद में एल एच एस ले लेते हैं। एल एच एस इज आई प्लस ए, आई की वैल्यू लिख लेंगे प्लस करके ए की ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे तो एल एच एस मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल जाता है 1 - टी 1, इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे जाना है आर एच एस के लिए। आर एच एस के अंदर आप देखेंगे कि आर एच एस में आपको आई माइनस ए चाहिए, वो तो आप ले ही लेंगे, बट ये वाला मैट्रिक्स भी चाहिए। इसमें कॉस अल्फा साइन अल्फा वगैरह चाहिए, और कॉस अल्फा साइन अल्फा वगैरह हम लिखेंगे नहीं, उनकी वैल्यू इन फार्मूलाज को यूज़ करके एक्चुअली हम तो टेन अल्फ़ा बाई टू की टर्म्स में लिखेंगे। जैसे ही टेन अल्फ़ा बाई टू आएगा फिर उसको शॉर्ट में टी लिख लेंगे। तो इसके लिए हम पहले ही ऑब्जर्व कर लेते हैं कि आर एच एस में जाने के पहले हमको ये फार्मूला यूज़ करना है, साइन अल्फा इक्वल टू टू टेन अल्फा अपॉन 1 + tan² अल्फा बाई टू, और अल्फा बाई टू को टी लेकर के 2t अपॉन 1 + t² हो जाएगा। बाई टू मतलब टेन अल्फा बाई टू की बजाय टी लेकर के। और जब ये हो जाता है तो आपका साइन अल्फा तो ये वाला एक्सप्रेशन बना, कॉस अल्फा ये वाला एक्सप्रेशन बन गया, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म हो गए। और इनके बाद आर एच एस में एक और मैट्रिक्स जो आपको चाहिए था वो आई माइनस ए था। तो फॉर आर एच एस लिखने के लिए आई माइनस ए की वैल्यू भी फाइंड कर लीजिए। आई का वैल्यू लिखा, माइनस करके ए का वैल्यू लिखा, और इनको माइनस कर लेते हैं। 1 - 0 इज 1, 0 - माइनस टी इज टी, 0 - टी इज माइनस टी, एंड 1 - 0 इज 1। आर एच एस के लिए आई माइनस ए की वैल्यू ये आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म में। और दूसरा जो मैट्रिक्स था मेरे पास आर एच एस में, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, उसकी भी वैल्यू मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो कॉस अल्फा यहाँ से लिख लेता हूँ, कॉस अल्फा 1 - टी² अपॉन 1 + t²। साइन अल्फा यहाँ से लिख लेते हैं 2t अपॉन 1 + t²। माइनस था तो मैंने माइनस डाल दिया, उसी तरह से वापस से साइन अल्फा कॉस अल्फा। इधर आप देखेंगे कि 1/1 + t², 1/1 + t², 1/1 + t², 1/1 + t² पूरे मैट्रिक्स में कॉमन है, तो हम इसको कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं। इसको कॉमन लेकर के बाहर निकाल लेते हैं मैट्रिक्स के बाहर, तो अंदर बचेगा 1 - t² -2t 1 - t²। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3.4 लिख लिया यहाँ पर। अब 3.3 एंड 3.4 से हम आर एच एस में वैल्यूज डाल सकते हैं। 3.3 में मेरे पास आई माइनस ए की वैल्यू है सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और 3.4 में मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स की वैल्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और जब ये हमने लिखा तो ये कुछ ऐसा बना है कि सपोज ए टाइम्स लैम्डा वेक्टर बी। कल हमने प्रॉपर्टी देखी थी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, कि अगर कोई भी स्केलर कहीं पर भी है तो स्केलर बाहर आ जाता है और मैट्रिसेस साथ में हो जाते हैं। तो स्केलर लैम्डा को मैं बाहर लिख लेता हूँ, मैट्रिसेस अंदर हो जाएंगे। ये वाला चीज़ मेरा लैम्डा है, स्केलर है, इसको मैं उठा करके बाहर लिख लेता हूँ। तो 1/1 + t² बाहर हुआ, और फिर मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ पर आ गया, सेकंड मैट्रिक्स यहाँ पर आ गया। ऐसा करने के बाद में अब वापस से ये स्केलर है, मतलब रियल नंबर है, इसको तो मैं बाहर रखूंगा, और यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये वाला आपका ऑर्डर 2 × 2 का मैट्रिक्स है, दूसरा भी आपका ऑर्डर 2 × 2 का मैट्रिक्स है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए आंसर भी 2 × 2 का आएगा। और वापस से वही प्रोसीजर यूज़ करते हैं जो हमने बार बार समझ लिए। फर्स्ट एलिमेंट जो यहाँ पर होता है दैट इज़ एक्चुअली A11। कैसे आएगा? फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो 1 × 1 - t² प्लस t × 2t। इसी तरह से अगला वाला जो एलिमेंट है वो आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करके, फिर आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रोसीजर आप ये दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए अप्लाई कर लेंगे, और आपको ये सारा एक्सप्रेशन मिलेगा। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, दिस एक्सप्रेशन विल कम, और इसके अंदर अब सिमिलर टर्म्स को जस्ट कंबाइन कर लेना है।
वन माइनस टी स्क्वायर प्लस टू टी स्क्वायर, ये दोनों चीज़ को हम कंबाइन कर लेते हैं तो प्लस टी स्क्वायर बना, माइनस टू टी प्लस टी को कंबाइन करेंगे माइनस टी बना, टी क्यूब वैसे लिखेंगे, यहाँ पर भी आप माइनस टी एंड टू टी को कंबाइन कर लेते हैं, यहाँ पर भी टू टी स्क्वायर एंड माइनस टी स्क्वायर को कंबाइन कर लेते हैं, ये सारा एक्सप्रेशन बना। अब इसको जस्ट हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेना है, ये माइनस टी क्यूब में से डेफिनेटली अपन माइनस टी कॉमन ले सकते हैं एंड टी प्लस टी क्यूब में से अपन टी कॉमन ले सकते हैं, बाकी दो चीज़ तो वैसे ही लिखेंगे। और ऐसा लिखने के बाद फिर आपको समझ आता होगा कि वन प्लस टी स्क्वायर हर एक एलिमेंट में कॉमन है, तो ये जो वन प्लस टी स्क्वायर हर एक एलिमेंट में कॉमन है, इसको हम कॉमन लेकर के बाहर निकाल लेते हैं, कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर से और आपको सिर्फ ये बचेगा, ये वही वाला मैट्रिक्स है जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए इक्वेशन नंबर 3 में आया था। तो उस तरह से ये वाला एक्सप्रेशन आपका प्रूव हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको ज़रूर से कॉपी में करिएगा बिना देखे हुए, एक बार आप वीडियो से समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन अपनी बुक के अंदर से कॉपी में नोट करके खुद से सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर उसको करते हुए कोई डाउट आए तो आप वापस से वीडियो में जा करके देख सकते हैं, या वीडियो में देख करके भी अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो आप हमेशा मुझसे पूछ सकते हैं, बट ये चीज़ों को प्लीज़ एनुअल एग्ज़ाम के लिए अभी से बहुत क्लियर कर लीजिए। इसके बाद में हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है एक वर्ड प्रॉब्लम है, यहाँ पर हम एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखने वाले हैं कि डे टू डे लाइफ में वर्ड प्रॉब्लम्स में मैट्रिसेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बताता है अ ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000। एक ट्रस्ट फंड के पास में 30,000 रुपीज़ हैं और वो 30,000 रुपीज़ को वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्वेस्ट करने वाले हैं इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में, दो अलग अलग बॉन्ड्स में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट, जो फर्स्ट वाला बॉन्ड है उसमें उनको 5% इंटरेस्ट मिलता है पर ईयर, और जो सेकंड बॉन्ड है उसके अंदर उनको 7% इंटरेस्ट मिलता है पर ईयर। अब यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वी हैव टू डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ये जो 30,000 रुपीज़ है आपके पास में, इसको दोनों टाइप के बॉन्ड्स में किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं अगर ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ। कंडीशन ये है कि उनको फर्स्ट पार्ट में एनुअल इंटरेस्ट 1800 रुपीज़ चाहिए, तो 30,000 का कितना पार्ट फर्स्ट टाइप में दें, कितना सेकंड टाइप में दें। और सेकंड पार्ट में अगर उनको एनुअल टोटल इंटरेस्ट 2,000 रुपीज़ चाहिए तो 30,000 का कितना पार्ट वो फर्स्ट वाले में इन्वेस्ट करेंगे और कितना सेकंड वाले में इन्वेस्ट करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। और इसको हम थोड़ा सा थिंकिंग करके स्टार्ट कर लेते हैं। 30,000 के दो पार्ट करने हैं, एक पार्ट फर्स्ट टाइप में जाएगा जिस पर कि आपको 5% इंटरेस्ट मिलता है, दूसरा पार्ट जो होगा 30,000 रुपीज़ का वो सेकंड टाइप में जाएगा जिसके ऊपर आपको 7% इंटरेस्ट मिलता है। दो पार्ट करने हैं 30,000 के, तो जैसा पहले आप इवन क्लास 10th से करते चले आ रहे हैं, सपोज कर लें कि रुपीज़ एक्स इज़ इन्वेस्टेड इन फर्स्ट टाइप एंड रिमेनिंग, अगर एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट कर चुके हैं तो 30,000 में से बाकी कितना बचा रिमेनिंग, 30,000 माइनस एक्स, दैट विल गो टू सेकंड टाइप। ऐसा लिख करके तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सपोज रुपीज़ एक्स आर इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट टाइप एंड रिमेनिंग 30,000 minus x are invested in the second type of bond. Then the matrix representing our investments is this one। एक मैट्रिक्स बना रहे हैं जिसमें हमारे इन्वेस्टमेंट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। नॉर्मली जो फर्स्ट मैट्रिक्स बनता है उसको हम रो मैट्रिक्स बनाते हैं, बाकी वैसे ये डिपेंड करता है प्रोसीजर के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर। तो आप एक मैट्रिक्स ए बनाए जिसके अंदर अपने दोनों इन्वेस्टमेंट्स लिख लें। फर्स्ट प्लेस के ऊपर आपने एक्स लिख लिया, सेकंड प्लेस पर आपने 30,000 माइनस एक्स लिख लिया, ये आपका रो मैट्रिक्स बन गया फर्स्ट वाला। अब जो अगर अपन नंबर्स की बात करें, सारे नंबर्स को ही हम मैट्रिक्स में ले सकते हैं। 30,000 के दो नंबर्स बन गए थे, एक्स एंड 30,000 माइनस एक्स। इसके अलावा जो दूसरे नंबर्स हमारे पास क्वेश्चन में है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 7%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर के हम सेकंड मैट्रिक्स बनाएंगे। आपको पता है 5% मीन्स 5/100 एंड 7% मीन्स 7/100। तो द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, जो हमने फर्स्ट मैट्रिक्स बनाया था वो था रिप्रेजेंटिंग आवर इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू लेकर के फर्स्ट मैट्रिक्स बनाया और रेट्स ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के हम सेकंड मैट्रिक्स बना लेते हैं। यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स में ये चीज़ हमको ध्यान रखना है कि जो चीज़ें फर्स्ट मैट्रिक्स में रो में आ रही थी वही वाली चीज़ें सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम में आना चाहिए, क्योंकि आगे जा करके हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो हर एक रो कॉरिस्पॉन्डिंग कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। ऐसा सोच करके हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो जो चीज़ें फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज में आ रही थी वही वाली चीज़ें सेकंड के कॉलम में आएंगी।
फर्स्ट के लिए यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट थे और सेकंड के लिए इन्वेस्टमेंट था, यहाँ पर आपको फर्स्ट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड सेकंड के लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। Hence, to get annual total interest, we will multiply the investment matrix by the matrix representing rates of interest. Annual total interest will be AB equal to investments multiplied by rate of interest. हम समझते हैं कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे इन्वेस्टमेंट का कॉरिस्पॉन्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। दिस इज़ 1 into 2, दिस इज़ 2 into 1, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर तो 1 क्रॉस 1 होगा और 1 क्रॉस 1 होने से इसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा A11। ये वाला A11 फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा और वो मल्टीप्लाई करें तो ये सिंगल एलिमेंट हमको मिल जाता है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 100 LCM लेकर के, तो ए बी के अंदर आपको सिंगल एलिमेंट मिला जो है 2140 माइनस 2x अपॉन 100 एंड देयरफॉर यहाँ पर आपको ए बी करने के बाद जो अंदर नंबर मिल रहा था दैट वाज एनुअल टोटल इंटरेस्ट। सो एनुअल टोटल इंटरेस्ट इज रुपीज दिस मच। तो इस तरह से हम कोई वर्ड प्रॉब्लम है तो उसके अंदर पहले हम टू नंबर्स जो कि इन्वेस्टमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनका मैट्रिक्स बनाया, उसके बाद में कॉरिस्पॉन्डिंग चीज़ें जो चीज़ें हमने यहाँ पर रो में ली थी वही वाली यहाँ पर कॉलम में लेना है। इस चीज़ का जरूर से ध्यान रखना है और जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तब भी ध्यान रखना है कि जो चीज़ हमको चाहिए वो कॉरिस्पॉन्डिंग चीज़ों को मल्टीप्लाई करके कॉमन सेंस के हिसाब से करेक्ट आती है या नहीं आती। जब एनुअल टोटल इंटरेस्ट के लिए आपको ये एक्सप्रेशन मिल गया तो आप दोनों कंडीशन इम्पोज कर सकते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से पार्ट ए में एनुअल टोटल इंटरेस्ट 1800 रुपीज़ चाहिए था, जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स शुड बी 15,000। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट तो 15,000 हुआ और सेकंड पार्ट 30,000 माइनस एक्स यानी वो भी 15,000 होगा। Therefore, rupees 15,000 should be invested in each type of bonds. पार्ट बी में अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 जो एनुअल टोटल इंटरेस्ट है वो हमको यहाँ पर 2,000 रुपीज़ चाहिए। इसको आगे जा करके जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स मिलता है 5,000 और जो दूसरा पार्ट था 30,000 माइनस एक्स वो बन जाएगा 25,000 यानी 500 रुपीज़ शुड बी इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट टाइप एंड रिमेनिंग 25,000 शुड बी इन्वेस्टेड इन द सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड्स। इसी टाइप से दूसरा वर्ड प्रॉब्लम है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आप देखेंगे द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। नंबर ऑफ बुक्स दिया है 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपको और उनका सेलिंग प्राइसेस गिवन है ₹80, ₹60 एंड ₹40 ईच रिस्पेक्टिवली। नंबर ऑफ बुक्स गिवन है, प्राइस इज गिवन है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। आपको पता है कि बुक्स का टोटल अमाउंट कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ बुक्स को जब हम उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट मिल जाएगा। तो नेचुरली हमको अगेन 2 मैट्रिसेस बनाने होंगे, एक में नंबर ऑफ बुक्स आएगा दूसरे में प्राइसेस आएंगी। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ बुक्स इज ए इक्वल टू दिस। वापस से हमने एक रो मैट्रिक्स बनाया और उसमें केमिस्ट्री फिजिक्स इकोनॉमिक्स करके ऐसा हेडिंग लिख दिया ताकि हमको पता चलता रहे कि कौन सा चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिट का भी हमको ध्यान रखना है। नंबर ऑफ बुक्स तो डजन्स में दिया हुआ है बट सेलिंग प्राइसेस ईच के लिए दे रखा है ना कि डजन के लिए, तो ये डजन को भी हमको सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए केमिस्ट्री बुक्स को हमने 10 ना लिख करके 10 × 12 लिखा है, फिजिक्स बुक्स को 8 × 12 लिखा है और इकोनॉमिक्स बुक्स को 10 × 12 लिखा है। नंबर ऑफ बुक्स लिखा है क्योंकि जब ये नंबर ऑफ बुक्स को हम सेलिंग प्राइस ऑफ ईच से मल्टीप्लाई करेंगे तभी कॉस्ट मिलेगा। ये सब्जेक्ट्स को हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर रो में लिया था तो सेम सब्जेक्ट्स को हमको सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम के अंदर लेना पड़ेगा ताकि कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ों का मल्टीप्लाई हो जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग देयर सेलिंग प्राइसेस इन रुपीज इज दिस। Thus, total amount of the bookshop will receive from selling all the books will be AB। दोनों मैट्रिसेस को आपको मल्टीप्लाई करना है। फिर मल्टीप्लाई करने के लिए या तो आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ये बड़े बड़े नंबर्स के साथ में, या अगर आप चाहें तो एक प्रॉपर्टी यूज़ करने का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको याद दिलाऊं कि एक प्रॉपर्टी देखा था हमने लैम्डा ए इंटू म्यू बी।
मैट्रिक्स ए के साथ में एक स्केलर लेमडा का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मैट्रिक्स बी के साथ एक स्केलर म्यू का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो दोनों स्केलर साथ में आ जाते हैं और सिर्फ मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना होता है। ये वाला चीज़ हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर आप देख रहे थे 12 कॉमन है और साथ में 2 भी कॉमन है, 10, 8 एंड 10 में से, तो 2 इंटू 12 मैंने कॉमन ले लिया। सेकंड में भी मैं देख रहा हूँ 20 कॉमन है, 20 कॉमन ले लिया। और ये सारा कॉमन लेने के बाद में हम ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा एक्सप्रेशन बना है, दिस इज लैम्डा एंड दिस इज मैट्रिक्स ए, दिस इज म्यू एंड दिस इज माई मैट्रिक्स बी, लेमडा ए इंटू म्यू बी। लेमडा ए इंटू म्यू बी, तो ये वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से लेमडा म्यू बाहर आ जाएगा और मुझे जस्ट ए बी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये सारा जो कॉन्स्टेंट्स थे लेमडा एंड म्यू मैंने बाहर रख ली है, उनको मैं अलग से मल्टीप्लाई कर लूँगा। और ये दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए फिर हम देखेंगे कि 3 एंड 3 तो कॉमन है, वो कैंसिल होकर के ड्रॉप हो जाएगा, बाकी बचा 1 इंटू 1, तो इनका जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर होगा 1 इंटू 1। ओके, तो ये प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन आपको समझ आ रहा होगा, और ये प्रॉपर्टी लगाने से आप देखेंगे कि नंबर्स बहुत छोटे हो जाते हैं जिनको हमको मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। बाहर वाला नंबर को जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 480 बनेगा, अंदर आपको A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये वाला एक्सप्रेशन बन जाता है। टोटल नंबर आपको मैट्रिक्स के अंदर मिल जाता है 20,160। देयरफॉर टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज गोइंग टू बी ₹20,160। और इसी टाइप का प्रोसीजर यूज़ करके आप एग्जांपल 11 एंड 19 कर सकते हैं। 19 के लिए मैंने आपको कुछ हिंट दे रखा है, इसको आप खुद से रीड करना है, समझने का कोशिश करना है और उसके हिसाब से कर लेना है, क्योंकि सॉल्ड एग्जांपल है, ये हिंट पढ़ के आपको खुद समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वी गो टू क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन भी एक वर्ड प्रॉब्लम है। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स। अलग अलग प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। देयर आर 3 प्रोडक्ट्स X, Y and Z, which he sells into 2 markets. Annual sales are indicated below. फर्स्ट मार्केट के अंदर तीनों प्रोडक्ट्स का क्या सेल होगा और सेकंड मार्केट के अंदर क्या सेल होगा वो इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। तो नेचुरली ये अंडरस्टूड है कि जो फर्स्ट नंबर है वो प्रोडक्ट X के लिए है यहाँ पर, सेकंड नंबर है वो प्रोडक्ट Y के लिए है यहाँ पर, और जो थर्ड नंबर है यहाँ पर वो प्रोडक्ट Z के लिए है। फर्स्ट मार्केट में X का सेल 10,000 यूनिट का था, Y का सेल जो था वो 2000 था और Z का सेल 18,000 था। इसी टाइप से सेकंड के लिए इफ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ X, Y एंड Z, यूनिट सेल प्राइसेस मतलब सेल प्राइस ऑफ अ सिंगल यूनिट आर ₹2.50, ₹1.50 and ₹1.00 respectively. Find the total revenue in each market with the help of matrix algebra. पहले तो आपको टोटल रेवेन्यू निकाल लेना है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको दे रखे हैं जो सेल हो रहे हैं और उनकी प्राइस दे रखी है, तो नेचुरली नंबर ऑफ प्रोडक्ट को उनकी यूनिट प्राइस से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। सेकंड पार्ट में इफ द यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस उन्होंने दे दी है, ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज आर ₹2, ₹1 and 50 पैसा रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। राइट, टोटल रेवेन्यू के अंदर से आप टोटल कॉस्ट को माइनस कर लेंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। आपको पता है प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इज रेवेन्यू एंड कॉस्ट प्राइस आप ये वाली चीज़ लेकर के निकाल सकते हैं। तो पहला चीज़ तो आप मैट्रिक्स लिखेंगे रिप्रेजेंटिंग द यूनिट्स ऑफ एनुअल सेल्स। ये सेल्स का टेबल आपको दे रखा था, इस टेबल के साथ में आप हेडिंग जरूर लिखिएगा ताकि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता रहे कि कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोडक्ट X, प्रोडक्ट Y, प्रोडक्ट Z, ये आपने रो वाइज लिया है और फर्स्ट कॉलम में मार्केट फर्स्ट की इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट रो में मार्केट फर्स्ट का इन्फॉर्मेशन है, सेकंड रो में मार्केट सेकंड का इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट X, प्रोडक्ट Y, प्रोडक्ट Z, इस टाइप से आपने वैल्यूज लिया है। ये वाली चीज़ें जो मैंने अलॉन्ग रो में यहाँ पर लिखी है हेडिंग में, हेडिंग के अंदर जो चीज़ें मैंने रो
वाइज लिखी हैं उनको दूसरे के अंदर हेडिंग में कॉलम वाइज आना चाहिए, तभी तो करस्पॉन्डिंग चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से बना लेंगे, सेकंड मैट्रिक्स के अंदर आप एक्स वाई जेड की सेल प्राइस ले रहे हैं, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द यूनिट सेल प्राइसेस से सेकंड मैट्रिक्स बनाया है। मैट्रिक्स बनाते समय ध्यान ये रखना है कि जो चीज़ें यहाँ पर मैंने हेडिंग में रो में लिखा था वही वाली चीज़ें यहाँ पर हेडिंग में कॉलम में लिखेंगे। और ए एंड बी की हेल्प से आप टोटल रेवेन्यू फाइंड कर सकते हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल मनी कलेक्टेड, जिसको कि हम पहले सेलिंग प्राइस बोला करते थे। तो सेलिंग प्राइस इन ईच मार्केट निकालने के लिए आप ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ 2 क्रॉस 3, दिस इज 3 क्रॉस 1, 3 कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर मिलेगा 2 क्रॉस 1। 2 क्रॉस 1 मीन्स 2 रोज 1 कॉलम। A11 के लिए आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारा आपको मिल जाएगा। उसी टाइप से A21 के लिए आप सेकंड कॉलम को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला सारा चीज़ मिल जाएगा। इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ए बी के अंदर आपको 40,000 मार्केट फर्स्ट के लिए मिला और 53,000 मार्केट सेकंड के लिए मिला। हर एक मार्केट के अंदर आपको टोटल रेवेन्यू मिल गई। टोटल रेवेन्यू इन फर्स्ट मार्केट ₹46,000, टोटल रेवेन्यू इन सेकंड मार्केट ₹53,000। ये दोनों मिलने के बाद में पार्ट बी पर चलते हैं। बी में आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द यूनिट कॉस्ट प्राइसेस बना सकते हैं। कॉस्ट प्राइसेस गिवन थी, और क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स का हेडिंग हमने रो वाइज लिखा हुआ था, इसलिए जिस तरह से आपने सेलिंग प्राइस को कॉलम वाइज लिखा था, इसी तरह से आप कॉस्ट प्राइस को भी कॉलम वाइज लिख लेंगे। ये सी बना। एंड द टोटल कॉस्ट प्राइस इन ईच मार्केट। टोटल कॉस्ट प्राइस चाहिए तो वापस से आप ए को सी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड विथ यूनिट कॉस्ट प्राइस। इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से आपको 2 क्रॉस 1 वाला मैट्रिक्स मिल रहा है। यहाँ पर एक 1 लिखना भूल गया था, 3 क्रॉस 1, तो 1 क्रॉस 3, 3 क्रॉस, sorry, it was 2 क्रॉस 3 here, just a small correction, it was 2 क्रॉस 3 and it is 3 क्रॉस 1. So finally now we understand this is 2 क्रॉस 3, this is 3 क्रॉस 1, 3 ड्रॉप हो जाएगा, आंसर मिला 2 क्रॉस 1 के लिए। 2 क्रॉस 1 मीन्स 2 रोज 1 कॉलम। वापस से आप A11 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ले लीजिएगा, ये सारा चीज़ मिलेगा। A21 के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ले लेंगे, ये सारा चीज़ मिलेगा। और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको मार्केट फर्स्ट एंड मार्केट सेकंड हर एक के लिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। टोटल कॉस्ट प्राइस हर एक मार्केट के आपको दिख रही है यहाँ पर। और अगर आपको टोटल प्रॉफिट इन ईच मार्केट चाहिए तो नेचुरली आपको सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करना पड़ेगा। ए बी में आपको सेलिंग प्राइस मिला था, ए सी में आपको कॉस्ट प्राइस मिला है अभी, इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो हर एक मार्केट के लिए आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ से आपको फाइनल आंसर मिल जाता है। टोटल प्रॉफिट इन मार्केट फर्स्ट ₹15,000 हुआ, एंड टोटल प्रॉफिट इन मार्केट सेकंड 17,000 हुआ। ग्रॉस टोटल प्रॉफिट दोनों मार्केट्स का साथ में मिला करके हमको चाहिए, तो उन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, एंड 32,000 ग्रॉस टोटल प्रॉफिट फॉर बोथ द मार्केट्स हमको मिल जाएगा। इसके बाद में हमको जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनके लिए कॉमन एज्यूम्पशन है। एज्यूम करना है एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। इन सारे मैट्रिसेस के ऑर्डर उन्होंने दे रखा है। एक्स का जो ऑर्डर है दैट इज़ 2 क्रॉस n, वाई का ऑर्डर है 3 क्रॉस k, जेड का ऑर्डर है 2 क्रॉस p, डब्ल्यू का ऑर्डर है n क्रॉस 3 एंड p का ऑर्डर है p क्रॉस k। आप लेटर्स को लिखते समय जरूर ध्यान रखिए प्लीज़, जो कैपिटल लेटर्स हैं वो मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल लेटर्स हैं वो नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो ऑर्डर में आएगा। तो 1 2 3 4 5 मैट्रिसेस हैं, उनके डिफरेंट ऑर्डर्स हैं रिस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेस 21 एंड 22। दो क्वेश्चंस में आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है क्या कंडीशन बनेगी। रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। आपको पता है मैट्रिक्स एडिशन भी हमेशा डिफाइंड नहीं होता है। मैट्रिक्स एडिशन तभी डिफाइंड होता है जब दोनों मैट्रिसेस जिनको ऐड करना चाहते हैं उनका सेम ऑर्डर हो।
और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी कंडीशन है, आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तब डिफाइंड होता है अगर नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट इज सेम एज नंबर ऑफ रोज इन सेकंड। तो इस तरह से हमको चेक करना है कि एन के पी पर क्या कंडीशन बनेगी कि ये वाला एक्सप्रेशन पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड हो जाए। सोल्यूशन में हम क्या करते हैं कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आपको वाई कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेने को अगर अपन रूल के हिसाब से बोले तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप फार्मूला एंड डेफिनेशन वाले वीडियो में देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको मिल जाएगा वहाँ पर। कॉमन ले लिया हमने पी प्लस डब्ल्यू वाई। तो यहाँ पर हमारे पास में दो चीज़ें हो गई, पी प्लस डब्ल्यू का सम डिफाइंड होना चाहिए। आप देखेंगे पी का ऑर्डर पी क्रॉस के है, डब्ल्यू का एन क्रॉस पी है। इनका सम डिफाइंड होगा अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो। दोनों का ऑर्डर सेम होने का मतलब होता है कि पी जो है फर्स्ट नंबर के इक्वल होना चाहिए, पी इक्वल टू एन होना चाहिए, और इसी टाइप से जो सेकंड नंबर है उसको सेकंड नंबर के इक्वल होना चाहिए, यानी के इक्वल टू 3 होना चाहिए। पी प्लस डब्ल्यू सम डिफाइंड होगा अगर दोनों के ऑर्डर सेम हो। फिर हम प्रोडक्ट की बात करें, सम तो डिफाइन कर लिया हमने, p का वैल्यू n ले लिया, k का वैल्यू 3 ले लिया, तो सम का ऑर्डर हो गया n क्रॉस 3। अब यहाँ पर हमारे पास में दो का मल्टीप्लीकेशन है, p इंटू वाई, p प्लस डब्ल्यू इंटू वाई। p प्लस डब्ल्यू का ऑर्डर है n क्रॉस 3 और y का ऑर्डर है 3 क्रॉस k। अब ये वाला प्रोडक्ट तो हमेशा डिफाइंड है क्योंकि 3 एंड 3 तो सेम है। तो this equation number 1 means product is always defined under conditions 2। तो फाइनली हमको कंडीशंस तो नंबर 2 के हिसाब से मिलती है कि p को n होना चाहिए एंड k को 3 होना चाहिए। p शुड बी n, k शुड बी 3, दैट इज कमिंग इन ऑप्शन ए। तो हम बोलते हैं कि ऑप्शन ए इज आवर आंसर। इसी के हिसाब से 22nd क्वेश्चन हमको करना है, इफ n इक्वल टू p देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज। 7x माइनस 5z में दोनों का ऑर्डर देखें तो x तो 2 क्रॉस n है और z 2 क्रॉस p है। यह डिफाइंड तभी होगा अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो, यानी 2 इक्वल टू 2 होना चाहिए और n इक्वल टू p होना चाहिए। ओके, सो n इक्वल टू p होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंगली जो ऑर्डर बनता है उसको हम 2 क्रॉस p बोल सकते हैं या 2 क्रॉस n भी बोल सकते हैं। n और p को तो सेम होना चाहिए। 2 क्रॉस p हम चेक करते हैं तो 2 क्रॉस p ऑप्शन में नहीं है, तो 2 क्रॉस p को लिखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 2 क्रॉस n। 2 क्रॉस n यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बी में है, तो हम बोल देते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाती है। प्लीज़ क्लास वर्क, होमवर्क सब अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग रेगुलरली, सिंसियरली, कंसिस्टेंटली। थैंक यू।